आदित्य आन्या के पास ज्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता था आन्या इमोशनल होकर उससे जिद भी कर सकती है और इससे ज्यादा वो कोई हरकत करे वो वहां से चला जाता है। पर आन्या का हाथ पीठ पर होने की वजह से उसे उसके पास गन महसूस होता है। ये देख वो मन में बोलती है, क्या आदि पर कोई खतरा है? फिर खुद को मजबूत करते हुए बोलती है, नहीं, वो बहुत ब्रेव है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो एक माफिया है और माफिया हमेशा ताकतवर होते हैं। अब इसे आन्या का बचपना कहे या कुछ और, वो खुद को ही तसल्ली दे रही थी। तभी वहां पर वह आती है और आन्या को ऐसे खड़ा देख बोलती है, क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से क्यों खड़ी है? आन्या सामने शिवी को देखती है तो शिवी अंदर आते हुए दरवाजा चिपका कर बोलती है, भाई मुझे तुम्हारे साथ रुकने को बोला है। आन्या कुछ नहीं कहती और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। शिवी भी बिस्तर पर लेटते हुए बोलती है, क्या बच्चों की जैसे मुंह बनाई हुई हो, एक दिन पति गया नहीं और मुंह फुला कर बैठी हो। आन्या उसकी तरफ मुड़ जाती है और उसे देखते हुए बोली, जब तुम्हारी शादी होगी ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि पति के दूर जाने पर कैसा महसूस होता है। ये सुन शिवी आन्या को देखते हुए मुंह बनाकर बोलती है, पर हुई तो नहीं है ना, तो भला मैं क्यों सोचूं। ये बोल वह भी पेट के बगल होकर आन्या को देखने लगती है तो आन्या शिवी को देखते हुए, क्या मैं तुझसे कुछ पूछूं? ये सुन शिवी आन्या की आंखों में देखते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू वह पूछना चाहती है जो मैं बताना नहीं चाहती। ये सुन आन्या बोलती है, भाभी के हैसियत से नहीं, तेरी वो बचपन की दोस्त जो हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। उसने गहराई से देख शिवी बोली, पूछ तू भी क्या याद रखेगी। ये सुन आन्या उठकर बैठ जाती है और तकिया लेकर गोद में बैठ शिवी को देखने लगती है। वह भी उठकर बैठ जाती है। आन्या के लिए सबसे अच्छा तरीका था आज का समय निकालने का, क्योंकि वो जानती थी कि वह अपनी घबराहट कुछ ऐसी चीज बांध सकती थी। वैसे भी वो शिवी से बहुत समय पहले से ही पूछना चाहती थी, पर बस शिवी का मूड देखकर नहीं पूछ पाती थी। वो शिवी को देख बोलती है, तो तुम शिव को कब से जानती है? ये सुन शिवी आन्या को देखते हुए बोली, पिछले 4 सालों से। ये सुन आन्या बोलती है, तो मुझे शिव भाई के कन्फेशन से इतना ही समझ आता है कि तुम दोनों का सिर्फ जानना नहीं, उससे ज्यादा बढ़कर रिश्ता है। फिर आन्या शिवी को देख बोलती है, क्या तू शिव से प्यार करती है? तेरी आंखों में देखकर लगता है कि तू शिव का आज भी इंतजार या प्यार करती है। शिवी उसे देख बोलती है, जब तुझे पता ही है तो फिर पूछ क्यों रही है? आन्या, मुझे यह नहीं पूछना था। ये सुन शिवी आईब्रोज उचका देती है तो आन्या उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अगर प्यार है तो खुद को उससे दूर क्यों रखी है? मैंने तेरी आंखों में, तेरी हरकतों में एक बेचैनी देख सकती हूँ। उस दिन शिव भाई ने तुझे मनाने के लिए इतना कुछ किया तो फिर तुम मान क्यों नहीं रही है? शिवी भी मुस्कुराते हुए, जब अतीत के घाव कुछ ऐसे हो जो चाहकर भी इंसान भूल नहीं सकता, आए जैसे कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक अतीत की बातें हैं कि मैं तेरे एक डिसीजन पर मेरे साथ क्या से क्या हो सकता था। ये सुन आन्या अपना सिर नीचे कर देती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। ये देख शिवी भी बोलती है, पर मुझे पता है कि तू कभी भी मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकती थी। और फिर उसके आंसू पोंछते हुए, तुझे पता है मैं बचपन में कितना भी गुस्सा होती थी, आय तू मुझे मना लेती थी, पर मैडम आप ही थी कि मुझे भाई की वजह से दुश्मन मान बैठी थी। आन्या बिस्तर पर लेटे हुए ही शिवी को खींचती है तो सीवी भी बिस्तर पर लेट जाती है। आन्या उसके ऊपर अपने पैर रखती है। ये देखा शिवी भी हंसते हुए बोली, लगता है तेरी यह आदत अभी गई नहीं, तू भाई के ऊपर भी ऐसे ही पैर फेंक कर सोती है क्या? उसके ऐसे टीच करने पर आन्या उसे देखते हुए बोली, पहले स्टार्टिंग तो मैं करके सोती हूँ, उसके बाद मुझे खुद पता नहीं चलता है कि कब उनके पैर मुझे कवर कर लेते हैं। शिवी, तेरे और भाई के बीच का रिश्ता अच्छा तो है ना? ये सुन आन्या उसे देखने लगती है तो शिवी बोलती है, मेरी वजह से नफरत करने लगे थे वो तेरे से। ये सुन आन्या शिवी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, बीती बातें को छोड़ दो, आदि अब भी सिर्फ मेरे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि वह मेरे पास है और उन्हें मुझसे कभी भी कोई छीनने की कोशिश नहीं कर सकता। शिवी आन्या की आंखों में झांकती हुई, यदि कभी तुझे पता लगे कि कोई भाई को तुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है तो तुम क्या करोगी? ये सुन आन्या शिवी की आंखों में देखते हुए, उसे मैं जान से मार दूंगी। एक पल के लिए शिवी भी डर जाती है, पर अगले ही पल आन्या हंसते हुए बोलती है, पागल, वह मुझसे प्यार करते हैं, वह मेरे अलावा कभी किसी के करीब नहीं गए, और यदि कुछ ऐसा है कि किसी के पास गए हैं तो वह सिर्फ पास्ट है, और यदि कोई पास्ट में से फ्यूचर में आने की कोशिश की तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। शिवी आन्या को गौर से देख रही थी। आन्या के होंठ और उसके आंख दोनों ही मैच नहीं कर रहे थे। शिवी मन में खुद से कहती है, आई होप कि सच में कोई पास्ट से फ्यूचर में भाई के लाइफ में कोई ना आए। नहीं तो जहां तक मैं तुझे जानती हूं तू अपना आपा खो देती है, खासकर भाई को लेकर। शिवी बात बदलते हुए, चल अब सो जाओ। आन्या भी आंखें बंद करते हुए बोलती है, अभी मुझे तेरी और शिव की लव स्टोरी जाननी है, इसलिए यह मत सोचना कि मैं इस टॉपिक को यही रोक दी हूँ। फिलहाल के लिए मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तू शिव से प्यार करती है। शिवी कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद कर लेती है।
वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर दो आदमी इस समय एक काले कपड़े पहनकर अपने चेहरे को मास्क लगा एक जगह पर सामने खड़े थे। तभी एक आदमी दूसरे को देख बोलता है, तुम जाओ, मैं इन सभी को देख कर आता हूँ। ये बोल वो सामने की तरफ से जाता है। वहीं दूसरा आदमी दूसरी तरफ जाता है। तभी वहां पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड उसे किसी का आभास होता है। वो जैसे सामने देखता है, परछाई में से किसी को आते हुए देखता है। ये देख वो बॉडीगार्ड तुरंत अलर्ट होकर अपनी बंदूक सामने वाले इंसान की तरफ कर देता है और बोलता है, कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो? ये सुन सामने वाला इंसान अपने लाल आंखों से उसे देखते हुए, अगर मैं यही कहूं कि मैं मरने नहीं मारने आया हूं तो? ये सुन वो आदमी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, कौन है रे, क्या तू पीकर आया है क्या, जो तुझे यह नहीं दिख रहा कि मेरे हाथ में बंदूक है और तेरी मैं धज्जियां उड़ा सकता हूं? ये सुन वो इंसान बोलता है, एएसआर खिलौनों से मैं नहीं डरता। ऐसा सुन वो आदमी एक पल के लिए डर जाता है, पर अगले ही पल हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे असर के नाम डराने चले हो? असर क्या इतनी सस्ती है जो ऐसे ही चला आएगा? ये सुन आदित्य, जो कि मास्क लगाया हुआ था, वो उसे देख बोलता है, चलो तुम सबको इतना तो पता है कि एएसआर सस्ती चीज नहीं है, महंगी है। ये सुन वो आदमी उसके माथे पर राइफल रखते हुए बोलता है, लगता है तुझे सच में मरना है बच्चे। ये बोल वो का ट्रिगर दबाता है, पर गोली आदित्य को लग पाती उससे पहले ही वो उसकी बंदूक को ऊपर उठा देता है। उसकी इतनी सडेन एक्शन से सामने वाला आदमी भी हैरान था। तभी सामने आदित्य बोलता है, अकेला खड़ा हूं, वह भी बिना किसी बंदूक के, तुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर किसी भी तरह का डर नहीं है? तब तक अंदर जितने भी आदमी थे, किसी की सुनसान जगह पर इतनी लंबी बातचीत सुन और गोली की आवाज सुन सभी बाहर आ जाते हैं। ये सुन वो आदमी आदित्य को देखते हुए, क्या चाहता है तू? ये सुन आदित्य एक इविल स्माइल के साथ, वो क्या है ना, आज रात में यहाँ आराम करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी यहाँ से निकलो। ये सुन वो आदमी अजीब तरह से देखते हुए, क्या हम तुझे पागल दिखते हैं? हमारे हाथ में बंदूक है और तुझे डर भी नहीं लग रहा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम तेरी बात मानेंगे? ये सुन आदित्य बोलता है, मैं चाहता हूं निगल, लड़ना है तो आमने सामने होकर लड़ो, और अगर तुम सब नहीं लड़े तो मैं यहाँ से बचकर भागूंगा। उसके बाद में मैं जाकर पुलिस को बताऊंगा कि तुम सभी ने यहाँ पर किसी को किडनैप करके रखा है। ये सुन लगभग 3 से 4 लोग उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं और बोले, तुझे कैसे पता कि यहाँ पर हमें किसी को किडनैप करके रखा है? ये सुन आदित्य बड़े ही कॉमली बोलता है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम सभी मुझसे लड़ो। ये सुन एक बार सभी आदित्य को घूरते हैं, फिर हंसने लगते हैं। तभी वो आदमी अपने सारे आदमियों को बाहर बुलाते हुए बोलता है, जरा बाहर देखो, हमसे भीष्म पितामह लड़ने के लिए बोल रहे हैं, वह भी बिना किसी हथियार के। ये बोल हंसने लगता है। शायद उस आदमी की मौत नजदीक आ चुकी थी, इसीलिए वो आदित्य के चालाकी को नहीं समझ पा रहा था। आखिर ऐसा ही था, आदित्य बंदूक से ज्यादा दिमाग से काम करता था और अपनी बातों का मैनिपुलेशन ऐसा करता था कि सामने वाला खुद मौत के कुएं में कूदना चाहता था। ये सुन उसके 10 से 12 गार्ड जो अंदर थे, वो सभी बाहर आ जाते हैं और आदित्य के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, चल बच्चे, बता कैसे लड़ना चाहता है तू? ये सुन आदित्य बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम सभी मेरे मुझसे रेस लगाओ, कौन है जो मुझे पकड़ सकता है? अगर तुम सभी ने मुझे पकड़ लिया तो समझना कि मैं हार गया, फिर जैसे चाहो वैसे मुझे मार सकते हो। ये सुन सभी आदित्य के बचकाने बात पर हंसने लगते हैं, पर तभी एक आदमी बोलता है, भाई वैसे भी यहाँ बैठे बैठे शरीर काफी कस गया है, क्यों ना थोड़ी दौड़ लगा लेते हैं? ये बोल वो आदमी बोलता है, तेरे को इतनी रात को दौड़ लगानी है? ये सुन वह आदमी हंसते हुए, आपको तो पता है ना, शिकार का असली मजा तब आता है जिसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से जो मिल जाए उसमें मजा कहाँ, और इसका शिकार तो बहुत तरह से कर सकते हैं। ये कह वह आंख मार देता है। ये सभी बोलते हैं, चिकनी तू भी क्या याद रखेगा? सभी वहां की मसाले जला देते हैं और आदित्य को बोलते हैं, चल तू भी क्या याद रखेगी कि हम तेरी मरने की आखिरी इच्छा पूरी कर दिए हैं। ये सुन आदित्य एक बार सामने देख, फिर उन सभी से बोलता है, वो तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिरी किसकी इच्छा पूरी हुई है, किसकी नहीं। ये बोल वो दौड़ लगा देता है। सभी उसके पीछे दौड़ते हैं और आदित्य दौड़ते हुए कहीं बाहर नहीं, उसी घर के अंदर छलांग लगा देता है। ये देख सभी एक दूसरे को देख बोलते हैं, यह अंदर क्यों जा रहा है? इसे तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं। पर उन बेचारों की मोटी बुद्धि, वह गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, वहां आदित्य उन्हें किसी चेयर पर बैठे हुए दिखता है। वो सभी अंदर जाकर उसे देख बोलते हैं, क्यों बे, तू यहाँ पर बैठने आया है या दौड़ने आया है? तुझे हम कोई बच्चे लगते हैं जो तू हमसे मजाक कर रहा है? ये सुन आदित्य बोलता है, काश तूने थोड़ा दिमाग लगाया होता तो आज तुम सभी जिंदा रहते। तभी उसमें से एक आदमी चिल्लाते हुए, भाई वो लड़की नहीं है। तभी सभी का ध्यान उधर जाता है तो उस चेयर पर तो आदित्य बैठा था। अरे वो लड़की कहाँ है? ये सुनते ही सभी के सभी उसे पर बंदूक तान देते हैं और तभी उन सभी गुंडों का सरदार आते हुए बोलता है, कौन है तू, सच सच बता। ये सुनते ही आदित्य चेयर पर पैर रखते हुए एक सिटी यानी कि विशल बजाने लगता है। उस विशल की आवाज सुन उन सभी की आंखें बड़ी हो जाती है।
क्योंकि वह यहीं से हायर किए गए गुंडे थे और उन्हें यह विशल उनकी पहचान थी कि यह किसकी है। तभी एक गुंडा बोला, यानी कि यह सच कह रहा था कि यह असर है। तभी सभी डर से कांपने लगते हैं, पर उन्हें याद आता है कि उसके पास तो बंदूक है ही नहीं और यह अकेला है। तभी एक आदमी बोलता है, लगता है कि असर की मौत हमारे ही हाथों लिखी है। तेरे मरने से पहले हम तेरा चेहरा देखना चाहते हैं। आदित्य अपना मास्क उतारते हुए, जिसने भी आज तक मेरा चेहरा देखा वो इस दुनिया में ना रह सका, ये बोल अपना मास्क हटाता है। तभी एक गुंडा चिल्लाते हुए, ये तो वही है जिसको हम मैगजीन में देखते हैं। तभी आदित्य हंसते हुए, च च च पर अब तुम सब मुझे कहीं नहीं देख पाओगे। तभी एक आदमी बोलता है, पकड़ो इसे। जब तक वो पकड़ने के लिए आगे बढ़ पाता तब तक आदित्य छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है। सभी खिड़की से देखते हैं तो वो दूर से उन सभी को बाय कर रहा था। ये देख सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, भाई यहाँ पर बम रखा गया है। ये सुन सभी के सभी काम जाते हैं। तभी सभी भागने की कोशिश करते हैं पर कमरे का दरवाजा तो बंद हो चुका था। सभी खिड़की से कूदते उससे पहले ही एक धमाका होता है, जिससे सब वहीं पर गिर जाते हैं। वही आदित्य बाहर जाते हुए बोलता है, शुरुआत तो कर चुका हूं, बस अंजाम है देखना। तुम सबके हर वार का पलटवार है करना। मेरे अपनों को है नुकसान पहुंचाए, तुम सबको अपनी जान देकर है चुकानी। तभी आदित्य अपने हाथों से एक रिमोट निकालकर दबाता है। 1 2 3 4 जितनी बार दबाते जाता है उतनी बार उस घर में धमाके होते जाते। देखते ही देखते हैं वो पूरा घर आग की लपटों में जल जाता है। आदित्य अपने सामने उसे घर को जलते हुए देख रहा था जिसका अभी उसने स्वाहा किया था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे चला जाता है जहां पर एक गाड़ी खड़ी थी। वहां जाकर एक नजर गाड़ी में बैठी एक लड़की को देखा है जो कोई और नहीं आशिमा थी, जो इस समय अधीरा की गोद में थी। अधीरा की आंखों में इस समय कोई भाव नहीं थे। वो लगातार आशिमा के चेहरे को देखे जा रहा था। इस समय आशिमा बेहोश थी और अधीरा ने उसे एक कंबल में लपेट गोद में लिए बैठा हुआ था। आदित्य बिना कुछ कहे वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। आदित्य जो उन गुंडों सभी को अपने बातों में उलझाए रखा था, वही दूसरा साथी यानी कि अधीरा धीरे से उन्हीं सब के बीच से होकर अंदर चला जाता है, क्योंकि उन सभी ने उन्हीं के जैसे ही कपड़ा पहना हुआ था। आदित्य उन सबको अपने बातों में लगा देता है जिससे उन सभी को पता भी नहीं चलता और अधीरा अंदर चला जाता है। जिस रस्सी से आशिमा को बांधा गया था उसी रस्सी के सहारे वो खिड़की से नीचे आशिमा को लेकर कूद जाता है। अगली सुबह राजवंश हाउस में सभी इस समय ब्रेकफास्ट पर बैठे थे। वही आन्या, प्रिया, कीर्ति तीनों ही किचन में खाना बना रही थी। तभी विभा जी बोलती है, बेटा जाकर जानवी को देखो, वो अभी तक नीचे नहीं आए, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन आन्या जानवी के पास चली जाती है। वह जाकर देखती है तो जानवी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। वो जाग रही थी। ये देख आन्या जाकर उसका सर सहलाते हुए, जानवी क्या हुआ, तुम उठो, ऐसे नहीं करते बेटू, आप नीचे नहीं आए। जानवी आन्या की आवाज सुन ऊपर देखती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। उसके आंसू देख आन्या हड़बड़ा सी जाती है और वह जानवी को उठाते हुए बोलती है, क्या हुआ जानवी, तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? ये सुन जानवी की आंखों से आंसू और बहने लगते हैं और वो आन्या से लिपट कर रोने लगती है। जानवी का ऐसे रोना आन्या समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। वही जब वो जानवी रो लेती है तो आन्या उससे पूछती है तो जानवी उसे सब कुछ बताने लगती है। जैसे जैसे आन्या सब कुछ सुनती है वैसे वैसे उसका दिमाग खराब होने लगता है। आन्या जब उसकी बात सुनती है पर तभी कुछ सोच वह जानवी से बोलता है, पर जानवी, हो सकता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ ना हो। तभी जानवी रोते हुए बोलती है, दीदी उसने मुझे मारा। उसकी यह बात सुन फिर से आन्या को गुस्सा आने लगता है और वह बोलती है, तुम चिंता मत करो, उसे हम अच्छे से सबक सिखाएंगे, वैसे भी मुझे भी बहुत हिसाब चुकता करना है। अभी तुम नीचे फ्रेश हो लो। ये सुन जानवी हाँ में सिर हिला बाथरूम में चली जाती है। वहीं आन्या मन में बोलती है, रोहन बात चाहे कुछ भी हो तुम्हें ऐसे जानवी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो भी किसी दूसरी लड़की के लिए। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में इस समय मारिया और आलोक बाहर बैठे हुए थे। वही आदित्य और अधीरा भी दोनों ही चेयर पर बैठे हुए थे। अधीरा के चेहरे पर इसमें कोई भाव नहीं थे, वो बिल्कुल शांत सा था। आलोक जी को भी लगभग कुछ बातें पता चल चुकी थी कि सुधा किडनैप हो चुकी है और सौरभ को भी लोग पकड़ कर ले गए हैं। पर अचानक जब राघव ने आशिमा के दिए हुए नंबर पर अधीरा के फोन पर बात करता है कि आशिमा गायब है, तो अधीरा जो इस समय कहीं और था वो तुरंत आता है। असर के बॉडीगार्ड जो न जाने कब से उनके ठिकानों का पता कर रहे थे और उन ठिकानों का पता करने में वो सफल भी हो चुके थे। जहां पर उन्हें किसी को किडनैप होने की शंका हुई, यह बात जब आदित्य को पता चली तो वह अधीरा को लेकर और वीर को राजवंश परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर वहां से निकल चुका था। वहीं कुछ देर बाद आशिमा जो आईसीयू में थी, उस आईसीयू का दरवाजा खोल कई डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तभी मारिया तुरंत खड़े होते हुए बोलती है, डॉक्टर क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या वो ठीक है? वही अधीरा बेजान आंखों से डॉक्टर को देख रहा था।
तभी डॉक्टर अपनी थूक गटकते हुए कुछ बोलने को होता है पर बोल नहीं पा रहा था क्योंकि जिस समय आशिमा एडमिट किया गया था उस समय उसे कितनी धमकियां दी गई थी ये तो वही जानता था। तभी उसको ना बोलते देख आलोक जी थोड़े तेज आवाज में, लगता है आपको सुनाई नहीं दे रहा। ये सुनते ही डॉक्टर बोलते हैं अब पेशेंट खतरे से बाहर है, और ऐसी सिचुएशन में भी जिसमें उन्हें इतनी टॉर्चर किया गया है उसके बाद भी वह और उनका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। बच्चा ये सुन सभी डॉक्टर को देखने लगते हैं। डॉक्टर सभी की नजरों को ऐसे देख शायद समझ जाता है कि उन सभी को नहीं पता। ये समझ डॉक्टर बोलता है जी वो एक मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही अधीरा के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और वह बेहद लाल आंखों से आईसीयू की तरफ देखता है। वही आदित्य डॉक्टर से पूछता है अभी उन्हें कितने समय तक लग सकता है ठीक होने में। ये सुन डॉक्टर बोलता है उनके बॉडी को बेहद गर्म चीजों से चोट पहुंचाई गई है और वह घाव काफी गहरे हैं, उसे ठीक होने में अभी बहुत समय लगा सकता है। ये सुन आदित्य बोलता है अपनी एक टीम को इकट्ठा करो और हम जहां कह रहे हैं वहां आशिमा को लेकर शिफ्ट हो जाओ। ये सुनते ही डॉक्टर कुछ बोलने को होता है कि आदित्य अपने गन निकालकर डॉक्टर को दिखाते हुए, मेरे पास इससे ज्यादा तुम्हें समझाने का नहीं पेशेंस है, नहीं बात करने का समय। डॉक्टर डरकर हो में सिर हिला देते हैं। वही मारिया अधीरा के कंधे पर हाथ रख उससे बोलती है जाओ एक बार उससे मिल लो, उसके बाद शायद हमें कुछ वक्त लगे। ये सुन अधीरा उठता है और आईसीयू रूम के अंदर चला जाता है। सामने देखता है तो मशीनों के बीच आशिमा जिसकी आंखें बंद लेटी थी, वो उसके पास जाता है और वो बैठ जाता है। वो उसके चेहरे को देखने लगता है, उसके ऊपर से चादर हटाता है और उस चादर को हटाता है तो उसकी आंखें बेहद गुस्से से लाल हो जाती है। वो झुककर उसके माथे को चूम बोलता है तुम्हारी कसम, हमारे प्यार की कसम, मैंने उस इंसान का वजूद ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम अधीरा धनंजय नहीं। ये कह हल्की नम आंखों से उसे देखने लगता है और फिर उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोलता है उसने तुम्हारे साथ साथ मेरे अंश को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगा। ये कह आशिमा को देखता है और उठकर वहां से निकल जाता है। सामने आदित्य को वो देखता है तो आदित्य बोलता है सिर्फ एक दिन, उसके बाद उनके वजूद को भी खत्म करेंगे और बचे वजूद को भी यहाँ पर लाने के लिए मजबूर करेंगे। ये सुन अधीरा वहां से चला जाता है और आदित्य भी एक बार आशिमा को देख वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुराग अशरफ अपने मुल्क की साथियों के साथ बैठे हुए थे और सभी कुछ प्लान डिस्कस कर रहे थे। तभी अशरफ बोलता है क्या हमारे आदमी वहां तक पहुंच जाएंगे। ये सुन अनुराग बोलता है जरूर, और हम इस बार अपना ये काम करके रहेंगे। इन सभी को लगेगा कि हम सिर्फ उनके परिवार को खतरा बना रहे हैं, जबकि इसके अलावा भी हमारा सारा प्लान रेडी है। तभी अशरफ अपने मुंह में सिगार का कच लगाते हुए बोलता है हमारा एक टारगेट है असर आए। उस लड़की को अब तक कोई इसलिए नहीं ले जा पाया क्योंकि सबसे बड़ी ताकत उस राजवंश हाउस को प्रोटेक्ट असर कर रहा है। असर सरकार का भी मदद करता है और सरकार उसकी मदद करता है। अगर यह असर हमारे कब्जे में आ जाए तो वो लड़की और राजवंश परिवार भी हमारे कब्जे में होगा, और साथ में इंडियन सरकार भी, जिसके लिए असर की जान बहुत कीमती है उन सभी की नजरों में, और उसके बाद हम अपना मन मुताबिक काम इन सभी से करवा सकते हैं। ये सुन अनुराग हंसते हुए, और हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये एएसआर आखिर है कौन, जो ये बिजनेस टाइकून आदित्य सिंह राजवंश की मदद क्यों करता है। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अनुराग के फोन पर एक कॉल आता है। वो कॉल को देख कुछ सोच रिसीव करता है। तभी उधर से जो कहा जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तभी अशरफ पूछता है क्या हुआ। तभी अनुराग बोलता है चाचा, हमारे जंगल वाले हाउस में पूरा का पूरा आग लग गया है। हमारे कुछ आदमी सुबह वहां पर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ जलकर राख हो चुका है, पर एक गार्ड की जान हल्की फुल्की बची थी और उसके पूछने पर कि किसने किया उसने सिर्फ एएसआर का नाम लिया। ये सुनते ही अशरफ उठकर खड़ा हो जाता है और जोर से टेबल पर पैर मारते हुए बोलता है यह एएसआर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो लड़की मेरी जुनून थी, उसे मैं पाना चाहता था और मेरी प्यास अधूरी रह जाए यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिर्फ एक बार तुम मेरे कब्जे में आ जाओ, उसके बाद तिल तिल कर तुम्हें तड़पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एक गार्ड राजवंश हाउस के बाहर खड़ा था, चेहरे पर एक मास्क लगा था। वो अंदर जाता है तभी भी उसे इंसान को देखते हुए वीर घुरकर बोलता है इन सभी को सही सलामत कॉलेज छोड़ देना। ये बोल वह भी वहां से निकल जाता है। सभी आज एक ही गाड़ी में बैठी है और वो शख्स वो आगे ड्राइवर वाली जगह पर बैठ गाड़ी चलाने लगता है और बार बार मिरर से पीछे देख रहा था। वो उन सभी को वहां पर छोड़ देता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम का समय हो जाता है। वही आन्या और सभी लोग बैठे हुए थे। तभी वहां पर रोहन भी आता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी आन्या की एक तेज आवाज आती है रोहन। ये सुनते ही रोहन के कदम रुक जाते हैं। तभी रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नजर आन्या से होती हुई जानवी पर पड़ती है। ये देख रोदन बोलता है जी भाभी बोलिए। तभी आन्या बोलती है मुझे तुमसे जानवी के बारे में पूछना है। ये सुन रोहन बोलता है पर मैं इसमें कोई बात नहीं करना चाहता। ये बोल जाने लगता है। तभी आन्या बोलती है तुम्हें मेरी बात सुनाई पड़ रही है। रोहन जिसका दिमाग अभी गुस्से में था, वो आन्या को देख चीढ़ते हुए बोलता है
ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो आप इतनी परेशान हो गई है। वो ये कहता ही है कि उसके गाल पर एक जोर से चाटा नजर दिया जाता है। ये होते ही रोहन अपने गाल पर हाथ रख सामने खड़ी आन्या को देखता है तो आन्या बोलती है, गुस्सा आया। ऐसे ही एक औरत पर हाथ उठाने से पहले पहले सोच लिया करो कि तुम्हें हाथ उठाना भी चाहिए या नहीं। ये सुन रोहन गुस्से में जानवी को देखता है तो जानवी जो प्रिया के पीछे खड़ी थी और उसके पीछे छुप जाती है। तभी विभा बोलती है, आन्या ये क्या कर रही है। ये सुन आन्या उन्हें सारी बातें बता देती है। ये देख दादाजी रोहन को बोलते हैं, रोहन यदि कोई परेशानी थी तो आप उसे आराम से बता सकते थे, आपको जानवी को मारने की जरूरत नहीं थी। ये सुन रोहन गुस्से में तिल मिलाते हुए बोलता है, पर इसने भी तो उस पर हाथ उठाई थी। आन्या बोली, थी वो लड़की कौन? इसके हाथ उठाने पर आपको इतनी बुरा लग गया, ये किसी पर हाथ उठाया था तो उसका डिफेंस करने की जिम्मेदारी उसकी थी ना कि तुम्हारी। ये सुन रोहन कुछ बोलने को होता है तभी दादाजी बोलते हैं, आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ये सुन रोहन गुस्से में जानवी को देखता है जो उसके देखने से फिर से छुप जाती है और उसे देखते हुए आन्या को देखकर बोलती है, आपको पता है आप और आपकी बहनें सारी की सारी एक जैसी है, बिल्कुल भी बददिमाग और ना समझ। ये बोलकर वह चला जाता है। उसके ऐसे बोलने पर कीर्ति आन्या सभी के सभी जाते हुए रोहन को घूरती रह जाती है। तभी जानवी बाहर निकालकर आन्या से बोलती है, देखा ना दिदू कैसी बातें कर रहा है। ये सुन विभाजी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बेटा माना कि उन्होंने गलती की है, आपको भी तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, आखिर हो सकता है कोई वजह हो। हम जितना रोहन को जानते हैं उन्होंने कभी भी जानबूझकर आपको वहां पर नौकरी के लिए नहीं कहा होगा, जरूर कुछ बात रही होगी। ये सुन जसवी उनकी तरफ मासूमियत से देखते हुए, क्या सच में उन्होंने मुझे वहां से जानबूझकर निकालने के लिए ऐसा नहीं किया। शिवी सिर पर मारते हुए, थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो बात का बतंगड़ नहीं बनता। अब आन्या को भी एहसास होता है और वो अपने हाथों को देखने लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। आखिर रोहन ही तो ऐसा शख्स था, जब वो घर में आई थी तो उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश करता था। वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन भी निकल जाता है। अगले दिन आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, जिसकी तैयारी को एक मर्डर केस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। उस मर्डर केस को दोबारा नहीं उठाया गया था, या यूं कहा जाए जानबूझकर अभी छुपाया ही गया था, जैसा वह सभी चाह रहे थे। वैसा ही सब कुछ हो रहा था। उधर अनुराग और अशरफ ने भी अपनी सारी तैयारी कर चुके थे। इधर आन्या या किसी ने भी कोई फंक्शन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि किसी की भी इच्छा ही नहीं थी। कीर्ति बेहद परेशान थी। वह अपने कमरे में बाल झड़ते हुए आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखें नम सी थी। तभी अपना बिजनेस सूट पहनते हुए वीर वहां पर आता है और कीर्ति को आईने में इतना गुमसुम देख वह उसके पास जाता है और उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोलता है, जान क्या हुआ, इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। ये सुन कीर्ति जैसे अपने होश में आती है और वह वीर को देखते हुए बोलती है, एक बात पूछूं आपसे। ये सुन वीर बोलता है, हाँ बोलो, क्या बोलना है। ये बोलते वक्त उसे पूरी तरह से होल्ड कर लेता है। तभी कीर्ति बोलती है, अगर हमने कुछ ऐसा किया जो शायद आपके लिए या किसी के लिए सही ना हो तो क्या आप मुझे माफ करेगी। ये सुन वीर कीर्ति के आंखों में देखने लगता है और उसकी आंखों में ही देख बोलता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर सिचुएशन ये कहता है कि तुमने जानबूझकर किसी को हर्ट किया है तो सामने वाला इंसान सजा के पात्र होता है, और यदि उसने किसी मजबूरी में ऐसा कुछ किया है तो। कीर्ति परेशान होते हुए बोली, तो वीर तो फिर वह भी गलत होता है, क्योंकि मजबूरी में ही सही लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की होती है, जिससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। कीर्ति की आंखें नम हो जाती है। तभी वीर उसके आंसू को पोंछते हुए बोलता है, पर सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, चाहे मैं तुमसे बात भी ना करूं, चाहे मैं तुमसे नाराज ही रहूं, पर मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा। ये सुनते ही कीर्ति वीर के गले लग जाती है। वीर भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वीर कीर्ति से दूर होते हुए बोलता है, आज कॉलेज में इतना बड़ा फंक्शन है और आप ऐसे मुंह छोटा करके जा रही है। ये सुन कीर्ति थोड़ी दूर होती है। फिर वो तैयार होकर अपने बालों को जुड़ा बनाती है और अपना बैग लेने लगती है और उसके हाथों को पकड़ बोलता है, आप फिर से भूल गई ना। ये सुनते ही कीर्ति वीर को देखती है और अचानक उसे कुछ याद आता है। वो लगाने जाती है तो वीर उसके हाथों से सिंदूर की डिब्बी लेकर उसकी मांग में हल्की सी सिंदूर लगा देता है और उसे रख झुककर उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी किस करते हुए बोलता है, जाइए और अपना फंक्शन एंजॉय करिए। कीर्ति वहां से जाने लगती है, फिर एक बार रुकती है और पीछे मुड़कर एक बार वीर को देख वहां से निकल जाती है। उसकी जाते ही भी किसी को कॉल कर बोलता है, अलर्ट रहना, हर चीज की हमें इन्फॉर्मेशन देते रहना। ये बोल कॉल कट कर देता है। वही सभी बाहर निकलते हैं तो वही गार्ड जो अपने मुंह पर मास्क लगाया था, वो गाड़ी में इंतजार कर रहा था। ये देख प्रिया बोलती है, यह नया गार्ड कौन है, इसके पहले तो हमने नहीं देखा, और एक बात की, यह मास्क लगाने के बाद भी बेहद अट्रैक्टिव लग रहा है। क्या बॉडी बनाई है, देख शर्ट के ऊपर से ही सब उसके एप्स दिख रहे हैं। ये देख आन्या उसे घूरते हुए बोलती है, तो क्या जानती है मैं तेरे पति को फोन कर बताऊं कि उनकी प्यारी छम्मक छल्लों की नजरें कहीं और जा रही है।
ये सुन प्रिया का मुंह बन जाता है। तभी आन्या की नजर कीर्ति पर जाती है और मन में सोचती है, इसे क्या हुआ, अब तक तो ये भी किसी के भी बॉडी के पीछे पड़ जाती है, पर यह इतनी गुमसुम क्यों है। वह कुछ पूछती तभी वह गार्ड उसे बैठने को बोलता है, फिर बाद में बात करने की सोच बैठ जाती है। आज एनुअल फंक्शन था तो जानवी भी उन सभी के साथ कॉलेज के लिए जाती है। वहीं राहुल भी अपने कमरे से आता है। राहुल को देख विभाजी बोलती है, राहुल बेटा खाना खाकर तो जाए। ये सुन राहुल बोलता है, माँ मुझे कुछ काम है, ये बोल निकल जाता है। विभाजी बोलती है, ना जाने क्या हो गया है मेरे बच्चों को। तभी दादी बोलती है, इनका फंक्शन कब शुरू हो रहा है। ये सुन विभा बोलती है, वो तो सुबह ही शुरू हो जाएगा, हम 11 बजे के लगभग चलेंगे। ये कॉलेज वीर का था और वीर राजवंश परिवार से था, सभी लोगों को वहां पर जाना जरूरी था। सभी कॉलेज पहुंचते हैं तो गेट पर ही पीयूष सभी का ही इंतजार कर रही थी। आज न जाने क्यों पर आन्या का दिल बेचैन था। बेचैन इसलिए था, उसे ना पता होने पर भी उसे कुछ होने की शंका थी, और जिसे पता था उसका तो दिल पहले से ही घबराया हुआ था। सभी अंदर चले जाते हैं। वही धीरे धीरे कॉलेज में सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कॉलेज भी पूरी चेकिंग के साथ सभी लोग अंदर आ रहे थे। सभी के पास एक साइन किए हुए कार्ड थे, या तो सिंगल का या तो ग्रुप का साइन था। सभी के कार्ड पर इस कॉलेज के को फाउंडर का साइन था, जिसे बस देखकर सीधे अंदर जाने की परमिशन थी, क्योंकि वीर ने खुद उसे साइन किया था। और उन्हीं सब में 20 से 25 लोग कार्ड को एक साइन दिखाते हैं। गार्ड सभी को देख बोलता है, इतने लोगों का एक पर एक पेपर पर साइन। एक शख्स आगे बोलता है, तो जिसके साइन है उसे फोन करके पूछ लो कि उसने हमारा पर साइन किया है या नहीं। ये सुन वो बॉडीगार्ड थोड़ा घबराते हुए, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब जा सकते हो। तभी वो जाने लगता है, फिर रुक कर पूछता है, पर तुम सब हो कौन इस कॉलेज में, और यह इतना बड़ा बॉक्स किस चीज का है। ये सुन एक आदमी उस बॉक्स को खोलते हुए बोलता है, इस बॉक्स में खाने पीने के सामान है, और हम कैंटीन की तरफ से आए, जिसमें फंक्शन में होने वाले सभी के खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और यह यहाँ के मालिक का ऑर्डर है। वो गार्ड कुछ बोल नहीं पाता, तभी उस बॉक्स को लेकर अंदर चले जाते हैं। और वो गार्ड ये ध्यान नहीं देता कि जिस जगह पर कोई भी अनवाइक चीज अंदर ले जाने पर मशीन वाइब्रेट करने लगती है, उस मशीन को एक आदमी अपने पैरों से ऑफ किया था। उन सभी के अंदर आते ही वो ऑन कर वहां से चले जाते हैं। अंदर फंक्शन शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस टूटे फूटे अपार्टमेंट में जहां सौरभ को रखा गया था, उसकी हालत बेहद बदतर हो गई थी। अशरफ उसे फिर से उसके बाल पकड़ते हुए बोलता है, नहीं बताना तुझे कि वो असर कौन है। तो ठीक है, हमें नहीं जानना, जानना भी नहीं है कि वो असर है कौन। ये सुन सौरभ उसे देखने लगता है। तो अशरफ हंसते भी बोलता है, वो खुद आकर अपनी पहचान हमें बताएगा। तुम्हें पता है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हम क्या करने वाले हैं। कहते हैं ना, एक तीर से दो निशान, पर यहाँ हम एक तीर से कई निशाना लगाएंगे। पहले वो असर खुद सामने आएगा, दूसरा तेरी आखिरी सांस छीन लूंगा, तीसरा कुंजी के चाबी को भी ले जाऊंगा, और चौथा, ये बोल हंसने लगता है, तुम सबको हिलाने की। और तुझे पता है हम आज क्या करने वाले हैं। ये सुन सौरभ, जिसकी हालत बेहद खराब थी, वो उसे देखता है तो अशरफ हंसते भी बोलता है, आज जिस कॉलेज के अंदर जो पूरा राजवंश परिवार वहां पर जाने वाला है, उस पूरे कॉलेज को ही हम धुआं धुआं करेंगे। आज वहां पर हजारों की भीड़ होगी, उसे हम पूरी तरह से तहस नहस करेंगे। तब तो तुम्हारा वो असर आएगा बचाने के लिए। ये बोल वो किसी राक्षसों की तरह हंसने लगता है। जब सौरभ ये बात सुनता है तो जोर से अपना सिक्का खींचते हुए बोलता है, क पापी सुअर की औलाद, हाथ खोल, इस बेजान में भी अभी इतनी ताकत है कि मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूं। एक बार तू मुझे खोल, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि नर्क क्या होता है। ये सुन अशरफ जोर जोर से हंसते हुए, छोड़ूंगा तुझे भी छोड़ूंगा, तेरे उस तितली को पकड़कर तब तुझे भी इस दुनिया से आजाद कर दूंगा। ये सुन अराफ उसे देख बोला, हाँ एक बात भूल मत, अपनी जबान पर लगाम दे, तेरी माशुका अभी भी मेरे कब्जे में है, जो सदमे से तेरे नाम पर वहां तड़प रही है। ये सुन सौरभ और भी ज्यादा गुस्से में तिलमिला जाता है। अशरफ जाते हुए अपने आदमियों को इशारा कर अपने जेब में दो बंदूक रख जाने लगता है। फिर पीछे मुड़ सौरभ से गुस्से भरी आवाज आती है, कुछ देर तक सुकून का पल जी ले, उसके बाद तेरे ही आंखों के सामने सबकी मौत का मंजर दिखाऊंगा। ये बोलकर निकलने लगता है। तभी सौरभ कराहते हुए बोलता है, एक कहावत सुनी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत फिट बैठती है तेरे पर। एक बात याद रखना, जिसे खोजने के लिए तू पागल हो रहा है, तुझे पता भी नहीं कि वो कौन है। जिसे ले जाने की बात तू कर रहा है वो किसके संरक्षण में है, और जिसे तू मारने की बात कर रहा है वो क्या है, वो तुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और रही बात मेरी जान की तेरे कब्जे में होने की, तो एक एक मिनट कीमती होता है, क्या पता तू यहाँ मेरे पर अपना समय बिता रहा है और वहां वो हो ही ना। ये सुनते ही अशरफ गुस्से में पागल हो जाता है, अपनी जेब बंदूक खींचकर उसके ऊपर चला देता है, जिससे सौरभ की एक चीख निकल जाती है और वो वहां से चला जाता है। वही कॉलेज में अब तक में अनुराग के आदमी धीरे धीरे अंदर पहुंच चुके थे, पर किसी को खबर तक नहीं थी। वही अनुराग के केबिन में चार आदमी एक बॉक्स लिए खड़े थे। यह वही बॉक्स था जिसे उन आदमियों ने खाने पीने का सामान बताया था। अनुराग उसे खोलता है तो उसमें बंदूक और काफी विस्फोटक चीज रखी गई थी।
ये देख अनुराग बोलता है, चारों तरफ फैल जाओ, बस मेरी एक इशारे पर, जिस पर मैंने तुम सबको नजर रखने को कहा है, उन्हें पहले अपने बंदूक की नोक पर लेना और उसके बाद अपना सारा काम करेंगे। और सबके चले जाने के बाद अनुराग हंसते हुए बोलता है, आज एक बड़ा धमाका जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये बोल वह हंसने लगता है। अंदर सनाया अपने फंक्शन की तैयारी में सभी को सब सिखा रही थी। वही आन्या प्रिया उसके सभी आर्टिस्ट को मेकअप कर रही थी। धीरे धीरे एक एक कर सभी फंक्शन को अटेंड कर रहे थे। आज काफी मात्रा में भीड़ थी क्योंकि हर स्टूडेंट के गार्जियन तो दोस्त रिश्तेदार जिसकी जो मर्जी थी वह आया था, क्योंकि इतने बड़े कॉलेज में आने का और फंक्शन देखने का एक अलग ही माहौल था। वहीं दूसरी तरफ गेट पर आन्या का न्यू गार्ड अंदर आने को होता है कि गार्ड उसे रोक लेता है। तभी उसे गार्ड के पीछे कई लोग सिविल ड्रेस में वहां पहुंच जाते हैं। तभी वो गार्ड रोक के पूछता है, कौन है आप लोग, क्या आप लोग के पास इनविटेशन कार्ड है? ये सुन गार्ड अपने जेब से एक कार्ड निकालकर उस गार्ड को दिखाता है तो वह गार्ड हैरान होकर देखने लगता है और बोलता है कि यह तो मर गया है तुम। तब तक वह गार्ड अपने चेहरे से मास्क हटा देता है जो कोई और नहीं शिव सिंह राठौड़ था। वही अंदर फंक्शन शुरू हो चुका था। राजवंश हाउस से भी सभी लोग वहां पर आ चुके थे। सभी बैठकर एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अशरफ जब से सौरभ की बात सुना था कि हो सकता है सुधा वहां पर हो या ना हो, ये सुन उसे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। भले ही आशिमा के मामले में उसने लापरवाही की थी, पर सुधा सौरभ को मजबूर करने वाली कड़ी थी। और यदि सौरभ मजबूर है तो उसके पीछे मारिया मजबूर हो जाएगी। और मारिया मजबूर है तो हर कोई उसके कैद में आ सकता था। वह अपने गार्ड को फोन लगाता है तो वह बताता है कि वह अभी भी वहां पर बैठी हुई है और अभी उसे खाना देकर आया है। ये सुन अशरफ एक सुकून की सांस लेता है। पर अगले ही पल वह बोलता है, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। ये सुन उसका गार्ड ना समझ में मोबाइल को देखता है, फिर कुछ सोच वह वीडियो कॉल कर देता है क्योंकि उसे उसके बॉस की बात मानना था। वह जैसे ही दरवाजे के अंदर जाता है तो एक साड़ी में लिपटी औरत अपना चेहरा नीचे की हुई बालों से उसका शरीर ढका हुआ वह खुद में सिमटी बैठी थी। तभी वह गार्ड बोलता है, बॉस देखिए यही बैठी हुई है। ये देख अशरफ की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है और वह बोलता है, उसका चेहरा ऊपर करो। वह गार्ड जाकर जैसे ही सुधा का चेहरा ऊपर करता है तो वह भी 2 कदम दूर हो जाता है। वही अशरफ जोर से अपना मोबाइल फेंकता है। दरअसल सुधा की जगह पर वही साड़ी और बाल बिखरे हुए एक मरा हुआ गार्ड था। ये देख अशरफ तिलमिलाते हुए तुरंत अनुराग को फोन करता है और उसे चिल्लाकर बोलता है, अनुराग सभी के सभी को अपने कैद में लो। ये सभी हमारे साथ ही उल्टा गेम खेल रहे हैं और हमें ही नहीं पता। हमें लग रहा था कि हम इन्हें कब्जे में ले रहे हैं, पर यह एक कर सभी को छुड़ा कर चले गए हैं। तुम सभी को बंदी बना लो। वही अनुराग गुस्से में फोन काट तुरंत अपने फोन से किसी को कॉल कर बोलता है, सभी के सभी को बंदूक पर नोक पर लो। अनुराग ने अशरफ के ये कहने पर कि सभी को बंदी बना लो, सभी के सभी हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, ये सुन अनुराग बिना देरी किए अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है और खुद के पैंट में 2 बंदूक रख एक बड़ी सी राइफल उस कार्टून से निकाल बाहर निकल जाता है। उसके इन्फॉर्म करते ही सभी लोग धड़धड़ाते हुए अंदर आते हैं और एक एक कर राइफल निकाल सभी बाहर की ओर लेकर चल देते हैं। वही सभी लोग ज्यादातर जहां फंक्शन हो रहा था वही थे, पर कुछ लोग बाहर भी थे जो अनुराग के हाथों में बंदूक और इतने लोगों के हाथों में बंदूक देख सभी हैरान थे। कोई कुछ बोल पाता तब तक अनुराग धड़ धड़ाते हुए ऑडिटोरियम में घुस जाता है जहां पर इस समय फंक्शन चल रहा था। तभी अनुराग उस स्टेज पर चढ़कर खड़ा हो जाता है। इतने लोगों के हाथों में बंदूक देख सभी की चीख निकल जाती है। तभी प्रिंसिपल सर पूछते हैं, यह क्या है अनुराग, यह आप बंदूक लेकर क्यों आए हैं? ये कैसी बंदूक है और यह कौन सा नाटक चल रहा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? अनुराग प्रिंसिपल की तरह देख हंसते हुए उससे बोलता है, तो प्रिंसिपल तुझे ये लगता है कि यह नकली बंदूक है? ये बोल वह प्रिंसिपल के पैर पर गोली चला देता है। उसकी गोली चलाते ही प्रिंसिपल सर की दर्द की तेज आवाज गूंज जाती है और उनके पैरों से खून बहने लगता है। वहीं उनकी बगल में ही जो सनाया खड़ी थी वह तुरंत प्रिंसिपल के पास जाती है। तभी एक आदमी उसके ऊपर भी बंदूक तान देता है। वही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सभी बाहर भागने को होते हैं कि तभी चारों तरफ से 25 से 30 लोग लगभग उन्हें बंदूक के नोक पर चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इतना ही नहीं रुकता, कुछ ही देर में 10 से 20 और भी बाहर के लोग आ जाते हैं। तभी अनुराग से एक आदमी आकर बोलता है, भाई जान सभी हमारे अंडर में है। ये सुनते ही अनुराग एक जोर से गोली ऊपर चलता है, जैसे सभी शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं तो अनुराग बोलता है, अब एक बार भी चुप मत करना, यदि किया तो अपनी जान देने के लिए तैयार रहना। सभी डरकर सहमकर चुप हो जाते हैं और सभी अपने अपने जगह डर से खुद में ही सिमटे बैठ जाते हैं। वही चारों तरफ से सभी घेर कर खड़े थे। वही अनुराग एक बड़ी सी चेयर जो कि प्रिंसिपल की थी उस पर जाकर बैठकर सभी को एक तरफ से देखने लगता है और देखते हुए एक खतरनाक हंसी हंसने लगता है। उसकी हंसी एक अलग ही हंसी थी जो किसी को डराने के लिए काफी था।
किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी उसी में से एक तेज आवाज आती है, कौन हो तुम और यह सब क्या है। यह कोई और नहीं राघवेंद्र जी की आवाज थी जो उस फंक्शन में ही मौजूद थे। ये सुन अनुराग उन्हें देख हंसते हुए बोलता है, राघवेंद्र राजवंश, सही पहचाना ना मैंने तुमको। राघवेंद्र उसकी तरफ देखकर बोलता है, यदि तुम इतना ही जानते हो तो इतना भी जान लो कि तुम जिस कॉलेज को बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हो वह कॉलेज हमारे घर का है, और जब इतनी बड़ी कॉलेज हमारी है तो हमारी पावर क्या है, और तुम हमें अपने इन बंदूक से डराने की कोशिश मत करो। ये सुनते ही अनुराग उनकी तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ एक गोली और तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो अभी थोड़ी तमाशा देखने के लिए बैठ जाओ कि तुम सबकी एक एक कर तुम्हारी जान लूंगा। वह एक नजर पूरे राजवंश फैमिली पर दौड़ाता है और फिर बोलता है, और तुम्हारा बेटा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। तभी एक आदमी पर चिल्लाते हुए, ढूंढो उसे, कहाँ है वह। तभी 3 से 4 आदमी कुछ लोग को पकड़ कर लाते हैं जो बंदूक के नोक पर होते हैं। वह कोई और नहीं आन्या, प्रिया, कीर्ति, निम्मी सभी के सभी थे, क्योंकि वह सभी इस समय 8 रूम में बैठे हुए थे। उन सब को देखते हुए ही अनुराग उठकर खड़ा होता है और उन्हें देख बोलता है, आए आए, आप लोग का ही तो इंतजार था। आखिर हमारे असली मोहरे जो हैं आप सब। ये सुन वह उन सभी को देख एक अप स्माइल पास करता है। वही कीर्ति एक दर्द भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। प्रिया भी सहमी हुई थी, उसके लिए नया चीज था, पर यदि उन सभी में किसी की आंखों में डर नहीं था तो वह सिर्फ आन्या और शिवी थे। ये देख अनुराग अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए, नजरें नीची करो। ये सुन दोनों ही उसे घूरने लगते हैं। तो अनुराग के इशारे पर आन्या और शिवी दोनों को ही पकड़ उसके सामने धकेल देते हैं। ताकि विभा जी उठकर खड़ी हो जाती है और एक चीख के साथ बोली, मेरी बातचियों को छोड़ दो। तभी अनुराग चिल्लाते हुए, चुप कर, नहीं तो इसके पहले तेरी ही जुबान बंद कर दूंगा। और फिर उन दोनों को देखते हुए, तुम्हें पता है मुझसे नजरें मिलाकर बात करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, तुम दोनों मुझे घूर रही हो। यह बोल एक झन्नाटेदार थप्पड़ शिवी के गाल पर मारता है। शिवी दर्द से तड़प जाती है। तभी आन्या उठकर उसके पास जाती है और अनुराग का कॉलर पकड़ उसके गाल पर 2 तमाचा मारते हुए बोलती है, क इंसान, तुझे देखकर ही मुझे लगा था कि तू जरूर 2 चेहरा लेकर घूम रहा है, आखिर अपनी असली रंग दिखाई दी, गटर के कीड़े। ये सुनते ही अनुराग उसके हाथ को अपने कॉलर से हटाते हुए उसके बालों को जोर से पकड़कर खींच देता है, जिससे आन्या की आंख से आंसू निकल जाती है और आन्या को देख उसके जबड़े को पकड़ बोलता है, तुझे पता है 2 चेहरा मेरा नहीं तेरा है। मुझे तो पता है कि मेरा चेहरा क्या है, पर तुझे तो पता भी नहीं है। और तुझे एक बात बताओ, ये सब जो कुछ हो रहा है ना उसकी जड़ है तू ये बोल। वह आन्या को वही धकेल देता है जिससे आन्या मेज से टकरा जाती है, जिससे उसके माथे से खून बहने लगता है। प्रिया जाकर आन्या को पकड़ लेती है। वही सनाया कांपते हाथों से अपने पॉकेट में रखे उस फोन से वह एक नंबर डायल करने लगती है। ये देख अनुराग उसे देख बोलता है, कोशिश भी मत करना, नहीं तो एक टेररिस्ट किस हद तक जा सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकती। टेररिस्ट सुनकर सभी में और खलबली मच जाती है। तभी अनुराग आन्या की तरफ देखकर बोलता है, तुझे पता है मुझे थप्पड़ मारने वालों को मैं जान हलक से निकाल लेता हूँ, पर तू ऐसी है कि जिसे मैं चाहकर भी मार नहीं सकता। पर तेरे मारने का रिटर्न तो तुझे करना ही पड़ेगा। ये बोल कीर्ति को खींचकर उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोलता है, चल क्या कहती है, इसका भेजा उड़ा दूं मैं। ये सुनते ही आन्या की आंखों से आंसू आ जाता है कि रोते हुए बोलती है, उसे छोड़ दो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा ना तो लो तुम मुझे थप्पड़ मार लो। ये बोल उठकर खड़ी होती है और अनुराग के हाथों को पकड़ अपनी खुद के गालों पर मारने लगती है। तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, पर उसे छोड़ दो। तभी अनुराग एक बार फिर आन्या को धकेल देता है। ये देख राघवेंद्र जी गुस्से में उठते हैं तो 2 लोग उनके ऊपर गोली तान देते हैं। ये देख अनुराग हंसते हुए बोला, लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है। ये सुन राघवेंद्र बोलते हैं, भूल मत वह मेरे घर की बहू है, और यदि तूने बहुत कुछ पता किया है तो इतना तो पता किया होगा कि वह किसकी वाइफ है। ये सुन अनुराग हंसते हुए कीर्ति को खींचकर उसके माथे पर बंदूक रखते हुए बोलता है, बुला अपने उसे पति आदित्य सिंह राजवंश को, जरा मैं भी तो उससे मिलूं। ऐसा आखिर है क्या जिसे इतने लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वह इतना ही बोल पाता है तभी वहां पर एक तेज और गुर्राती आवाज आती है, मुझे नहीं पता था कि मुझसे मिलने की इतनी बेचैनी है, अगर इतनी ही बेचैनी थी तो तुम्हें ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी। हम तो दिल खोलकर सभी से मिलते हैं, चाहे वह अपना हो चाहे दुश्मन। अनुराग और सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो आदित्य व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने अपने जेब में हाथ डाले मुंह में एक सिगरेट फंसाए शून्य भाव आंखों से आन्या को देख रहा था। आन्या आदित्य को देख उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही आदित्य अनुराग पर अपनी नजर करता है और अपनी सिगरेट की लंबी कश लेते हुए उस धुआं को बाहर निकालते हुए बोलता है, अब जब मेरा यहाँ आना हो गया है तो तुम इन सभी को यहाँ से जाने दो। ये सुनते ही अनुराग हंसते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो मैं इन सभी को छोड़ दूं। ये बोल वह अपने सभी आदमियों से बोलता है, इन सभी के सभी को बाहर ले जाकर बंदी बनाओ, अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो सीधे गोली मार देना। पर उसकी बात ये कहने पर कोई हिलता तक नहीं। ये देख अनुराग चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना, अभी के अभी इन सभी को ले जाओ।
सभी को ना हटते देख अनुराग गुस्से में और सबको देखने के बाद आदित्य को देखता है जिसके चेहरे पर एक एविल स्माइल थी और वह वैसे ही आते हुए वह जाकर अनुराग के चेयर पर बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलता है, लोग तभी तुम्हारी बात सुनेंगे जब वह सच में तुम्हारे आदमी हो या तुम्हारे लिए काम करते हो। ये सुन अनुराग उसे देख बोलता है, कहना क्या चाहते हो। ये सुन आदित्य बोलता है, कितनी बेवकूफ हो तुम। ये बोल आदित्य अपने हाथों से इशारा करता है तो वह सभी आदमी जो मुंह पर कपड़ा बांधे थे वह उसे तुरंत खोल देते हैं। ये देख अनुराग अपने कदम पीछे ले लेता है। दरअसल उसके आदमियों के चेहरे पर एक निशान होता है जो उसके आदमी होने का संकेत था और यहाँ तो कोई और था। ये देख अनुराग गुस्से में आदित्य को मारने आता है तो आदित्य उसके सीने पर एक जोर से लात मारता है जिसे वह जाकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। आदित्य अपनी जलती हुई आंख से उसे देखकर बोलता है, तुझे क्या लगा कि तू यहाँ आकर आतंक मचाएगा और मैं ऐसे ही देखता रह जाऊंगा। ये बोल अपने आदमी को इशारा करता है तो वह सभी उसे लेकर सभी लोगों को निकालने को बोलते हैं। वहां किसी को कोई लड़ाई नहीं देखना था, सभी के सभी अपनी जान बचानी थी और सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। तभी एक आदमी अंदर आता है और पूरे राजवंश फैमिली को चलने को बोलता है। वह लोग मना करते हैं पर आदित्य उन्हें गुस्से में देखता है तो फिलहाल के लिए वह लोग निकलने लगते हैं। वह सभी जाते ही है कि एक जोर से धमाका होता है। धमाका होने से फिर से अफरा तफरी मच जाती है। ये देख आदित्य उस तरफ देखता है तो अनुराग वहीं जमीन पर पड़े पड़े जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ बंदूक के नोक पर इन सबको पकड़कर सारा काम करवाऊंगा, पर अफसोस मैं भले ही मर जाऊं पर तुम सबको इस कॉलेज से बाहर कदम रखने की भी परमिशन नहीं दूंगा। सभी के सभी बाहर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वह जैसे जैसे कदम बाहर रखते हैं वैसे वैसे ही एक ब्लास्ट होता। वही आन्या सभी को लेकर खड़ी हो जाती है। वही निम्मी जो अभी तक इन सब सदमे में थी वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही बाहर एक आदमी जो छुपकर किसी की भी बाहर निकलने से ब्लास्ट कर रहा था, अचानक उसके सर पर कोई जोर से मारता है और वह वहीं पर गिर जाता है और रिमोट दूर छटक जाता है। तभी वह आदमी उस रिमोट को उठाने जाता है कि कोई उससे रिमोट को उठा लेता है। सामने वह देखता है तो कोई और नहीं पृथ्वी होते हैं। वही वह लड़का कोई और नहीं राहुल था। राहुल कुछ बोलता तभी पृथ्वी बोलते हैं, अभी कोई बात नहीं करना, अभी तुम्हें जितना पता है मुझे बताओ। राहुल एक बार पृथ्वी को देखता है और फिर उनके साथ पीछे तरफ चला जाता है। तभी बाहर शिव के भी आदमी और पुलिस वाले वहां फैल चुके थे। अनुराग के कान में एक आवाज आती है, तुरंत प्लान बी रेडी करो। ये सुनते ही अनुराग अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाल तुरंत खड़ा होकर वह कीर्ति के गर्दन पर चाकू रख देता है जिससे सभी की चीख निकल जाती है। आदित्य उसकी तरफ बढ़ता है तो अनुराग नामे सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं आदित्य राजवंश बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है तू हमें चारों तरफ से घेर लेगा तो हमारा प्लान खत्म हो जाएगा? भूल मत, हम आतंकवादी है तो सबकी सोच भी जहां नहीं है उतना हद तक हम गिर सकते हैं। ये बोल वह चाकू कीर्ति के ऊपर धंसा देता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ये देख आन्या रोते हुए उठकर बोलती है, उसे छोड़ दो, उसे दर्द हो रहा है। ये सब कहते हुए आन्या रोने लगती है। ये सुनते ही अनुराग हंसते हुए, इस मछली में तेरी जान बसती है तो चल। आदित्य सिंह राजवंश को देख बोलता है, बुला अपने उस असर को और तब तक मैं इसे लेकर जाता हूं। और फिर आन्या की तरफ देखते हुए, और तुझे यदि इसकी चिंता है तो बिना चुचपड़ किए मेरे पीछे आ। आदित्य जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाता था वैसे वैसे कीर्ति की गर्दन पर वह अपने घाव बनाते जाता जिससे आदित्य अपने कदम रोक लेता है। वही अचानक वहां पर एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ये होते ही अनुराग कीर्ति को खींचते हुए लेकर वहां से निकल जाता है और आन्या नम आंखों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य के हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। वहीं अब तक आलोक को भी यह बात पता चल चुकी थी और वह भी कॉलेज पहुंचते हैं। तभी हेलीकॉप्टर में कीर्ति को खींचते हुए और आन्या को ले जाते हुए देखता है। वह अपने कदम बढ़ाता है पर वह आदित्य को वहां खड़ा देखकर रुक जाते हैं। वही अनुराग हंसते हुए हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के लिए बोलता है। वही हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है पर तभी नीचे से एक चुंबक जैसी चीज हेलीकॉप्टर के नीचे वाले हिस्से पर लग जाती है और उसमें से रस्सी बाहर निकलता है और एक काले रंग के कपड़े पहना हुआ इंसान उस रस्सी के सहारे और जा हेलीकॉप्टर पर अपने पकड़ बना लेता है और हेलीकॉप्टर उड़ान भर जाता है। सभी हैरान थे कि आखिर यह है कौन जो उसे पकड़ा हुआ है। वही तब तक पृथ्वी आता है और आदित्य को इशारा करता है। भी वहां पर शिव भी होकर सभी को शांत करवाते हुए बोलता है, आप सभी बेफिक्र रहे, अभी यहाँ पर कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा, अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। ये सुनते ही सभी जाने लगते हैं। वहीं शिवी भी प्रिया को संभाले खड़ी थी और सनाया तो जैसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी प्रिया आदित्य के पास आते हुए, आदित्य आप इतने शांत कैसे हैं, फिर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? ये सुनो आदित्य बोलता है, आप सभी घर जाए। ये बोल वह जाने लगते हैं। तभी आलोक बोलता है, आदित्य। तभी पीछे से आलोक बोलता है, मुझे मेरी बच्चियां सही सलामत चाहिए। ये सुन आदित्य वहां पर गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। तभी वह सब एक जगह पर रुकते हैं और यह वही जगह थी जहां पर सौरभ रखा गया था। वही वह इंसान जो रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर पर चढ़ा था। वह उसके उतरने से पहले ही वह खींचकर एक जगह पर उतर जाता है।
वही कीर्ति को पकड़कर उसके अंदर ले जाता है और अंदर जाते ही सौरभ के सामने कीर्ति को पकड़कर गिरा देता है और वहीं आन्या को भी। वहां पर इस समय 25 से 30 लोग थे। वही अशरफ जब दोनों को वहां आते देखा है तो हंसते हुए अनुराग से बोलता है, यकीन हुआ तुम हो ना असली। कीर्ति आन्या चारों तरफ देखती हैं, तभी उनकी नजर सामने शख्स पर पड़ती है, दोनों की चीख निकल जाती है। कीर्ति चिल्लाते हुए पापा। सामने सौरभ जो अभी भी सीकर से बंधा था और पूरे शरीर पर इस समय घाव के निशान थे। शरीर पर सिर्फ एक फटी हुई पेंट थी, जिसे मोड़ने से ही फट गई थी और वह आंखें बंद किए हुए वैसे ही बेहोश पड़ा था। कीर्ति उठकर दौड़कर जाकर सौरभ के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, पापा पापा आपको क्या हुआ है। वहीं आन्या जब ये सब देखती है और इतना खून खून देख उसका दिमाग पूरा ब्लैंक होने लगता है। पर वह हिम्मत कर उठकर वह अनुराग के पास जाकर बोलती है, तुम सभी के अंदर दया नाम की चीज है या नहीं, आखिर चाहते क्या हो तुम सब, क्यों कर रहे हो तुम ये सब। उसकी यह बात सुन वही अशरफ चेयर पर बैठते हुए बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, अपने पति से बोलो उसे एसआर को यहाँ पर बुलाएं और तुम्हें हमारे साथ चलना है। ये सुन आन्या खुद को बांधते हुए बोलती है, जिस एसआर एहसास से मिलने की बात कर रहे हो, अगर मैं ये बोलूं कि तुम उससे पहले ही मिल चुके हो तो। ये सुनते ही अशरफ जो कि बीड़ी पी रहा था अचानक रुक जाता है और वह आन्या को देख बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये सुन आन्या हंसते हुए बोलती है, कितने बेवकूफ हो, ना अक्ल के अंधे इंसान हो तुम लोग, खुद को आतंकवादी और बहुत बड़ा चालाक समझते हो, अगर तुमने जरा सा भी ध्यान दिया होता तो तुम्हें पता चल चुका होता कि एएसआर कौन है, लेकिन नहीं। उसकी यह बात सुनते ही अशरफ और अनुराग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। सोचने के साथ साथ अचानक उनके दिमाग में कुछ आता है और उनके मुंह से निकलता है, आदित्य राजवंश। उसके ये बोलते ही एकदम से दरवाजा गोलियों से छन्नी होते हुए टूटता है, वह दोनों ही अलर्ट होकर खड़ा हो जाते हैं। सामने बंदूक लिए आदित्य खड़ा था। ये देख दोनों एक दूसरे को देख बोलते हैं, नहीं यह नहीं हो सकता। ये सुन आदित्य उन सभी की तरह बढ़ते हुए बोलता है, तुझे पता है मैंने तुझे वहां से जाने क्यों दिया। ये सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं तो आदित्य हंसते हुए बोलता है, क्योंकि तेरी मौत जो लिखनी है और वह इतने लोगों के सामने नहीं लिखना चाहता था। और फिर आदित्य अनुराग की तरफ देखते हुए, तुझसे तो सारा हिसाब मैं करूंगा, वह क्या है ना, तूने हर उन करीब चीजों पर वार किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर अशरफ को देखते हुए, और तेरा हिसाब तो कोई और ही करेगा। ये सुन अशरफ हंसते हुए बोलता है, तू चाहे जितना हमें पकड़ ले, पर तुझे क्या लगता है एक कॉलेज को बचा के तूने सभी को बचा लिया। हमने न जाने कितने कॉलेज में बम ब्लास्ट किए हैं, लगवाए हैं। ये सुन आदित्य हंसते हुए, तू क्या, तेरा बाप भी बताया कि तूने कहां पर बम लगाया है। तुझे क्या लगता है कि तूने ये सब किया है और हमें पता तक नहीं है। फिर अनुराग की तरफ देख, फिर उसे एक लात मारकर वहीं पर गिरा देता है और वही चेयर पर बैठ उसका कॉलर पकड़ खींचते हुए बोलता है, तू खुद को बहुत बड़ा माफिया समझता है। तभी अंदर कुछ लोग आते हैं जो एएसआर के कपड़े पहने हुए थे और वह आदित्य के सामने अपना सर झुका देते हैं। ये देख अनुराग और अशरफ को पूरा यकीन हो जाता है। वही अंदर अपने कंधे पर बंदूक डालते हुए मारिया अंदर आती है। वह एक नजर आन्या जो डरी सहमी एक जगह बैठी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति को जो सौरभ से लिपटी हुई थी। ये देख उसके आंखों में खून उतर जाता है और वह जाकर अशरफ का गला पकड़ लेती है। उसके ऐसे करते ही अशरफ खुद को छुड़ाने लगता है, पर वह अपने हाथ को कसते हुए बोलती है, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं थी, तभी तो वार्निंग देने के बाद भी तू यहाँ आने की हिम्मत किया है। मन तो कर रहा है तेरी बोटी बोटी काट कर तुझे मौत के घाट उतार दूं, पर अफसोस तेरे मौत पर किसी और का हाथ लिखा है। ये बोल गुस्से में उसे उठाकर वही पटक देती है। मारिया का ये रूप देख आन्या और कीर्ति दोनों ही सहमसी जाती हैं। तभी अशरफ हंसते हुए बोलता है, भूल मत, हम तो सिर्फ एक प्याला है, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। तुझे क्या लगता है तूने हमारा प्लान बर्बाद कर दिया तो यह मिशन रुक जाएगा। मिशन कुछ और ही है जो शायद तुझे पता नहीं। तुझे क्या लगता है इस लड़की को ले जाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात थी। हम चाहे जब इसे ले जा सकते हैं, पर खेल तो असली कोई और खेल रहा है। ये बोल किसी पागल की तरह हंसने लगता है। तभी एक गोली उसके सीने पर आकर लगती है, जिससे वह दर्द से दिल बिलबिला जाता है। उसकी चीख से कीर्ति जोर से चिल्लाती है। वहीं आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी डोर से दो इंसान अंदर आते हैं। एक इंसान जिसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा बंधा हुआ था और दूसरा वीर था। वीर को देखते ही कीर्ति जाकर उससे गले से लिपट जाती है। वही अशरफ सामने दिखता है तो उसकी नजर उसी की तरह उसके चेहरे पर एक कपड़ा लपेटे कोई इंसान था। वह इंसान जो कोई और नहीं अधीरा था। वह अपने चेहरे से अपना कपड़ा हटाता है। ये देख अशरफ और अनुराग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही अधीरा को देखते देख मारिया अशरफ के चेहरे से उसका कपड़ा खींचकर हटा देती है। उसका चेहरा देख आन्या की जोर से चीख निकल जाती है और वह गिरती उससे पहले ही आदित्य उसे अपने पास खींचकर अपने सीने में छुपा लेता है। अधीरा अशरफ के चेहरे पर जाकर वह उसके चेहरे की उन घावों को छूता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे अपनी वह पुरानी घाव याद आता है जब उसकी मां ने खुद को मार डाला था। इन हैवानों से बचने के लिए तिल तिल वह तड़प रही थी।
वह अपनी एक छोटी सी बहन को लेकर छुपा हुआ था। वह सब याद आते ही वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। ये देख अशरफ उसका हाथ हटाते हुए, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? क्योंकि अधीरा ने उसके चेहरे पर अपने हाथ कसते जा रहा था। तभी अधीरा अपने चेहरे से वह मास्क हटाता है। उसे देख अशरफ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर भी वही निशान था जैसा उसके चेहरे पर था। अंतर बस इतना था कि अधीरा के चेहरे पर आंखों से होते हुए उसके गालों तक जो कट था वह सिर्फ हल्का दिखता था, लेकिन अशरफ के चेहरे पर जो था वह एक घाव था जिससे मांस इतनी अंदर से उथल पुथल होकर दिख रही थी। घाव भले ही पूज गया था, पर देखने में आज भी डरावना था। अधीरा उससे पटकते हुए उसके चेहरे पर अपना पैर रखते हुए बोलता है, मैं कौन हूं तुझे बस इतना ही बताना काफी है। याद कर जिसने तुझे ये कहा दिया था तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। जब तुझे मैंने कहा था कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, तब तूने मुझे बच्चा समझकर मजाक बनाया था। आज वही बच्चा तेरे सामने है, तेरी मौत बनकर। ये बोल अपने हाथों की पकड़ उसके चेहरे में कसने लगता है। उसके हाथों के नाखून में इस समय लोहे की एक पट्टी बंधी थी जो उसके चेहरे पर धंसती जा रही थी, जिससे उसकी चीख निकलती जा रही थी। वही मारिया मुस्कुराते हुए उसे देख बोलती है, जैसे आज तेरा ये हश्र हो रहा है, तेरे सारे पापी दोस्तों का भी वही हाल होगा और तेरे भाई का भी। कल तक मैं मजबूर थी क्योंकि मैं अकेली थी, पर आज मेरे शेर हैं जो तुम जैसे गीदड़ों को नोच खाएंगे। मैं मजबूर थी जो तुम्हारे आगे घुटने टेके थे, अपने परिवार को बचाने की भीख मांग रही थी, पर अब तेरी मौत ही वह पैगाम है कि अब मैं मजबूर नहीं। वही अनुराग अशरफ के ऐसी हालत देख जोर से चिल्लाता है। आदित्य उसके सीने पर फिर से अपनी पैर मारते हुए बोलता है, अब तू मुझे बताएगा कि तूने कहां कहां अपना प्लान बनाया है। ये सुन अनुराग बोलता है, तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूं जो हम दोनों की मौत भी दे रहा है, और हम तुझे सब कुछ बताएंगे। हम अपनी मौत के साथ साथ भी यहाँ पर तहलका मचा कर जाएंगे। तुझे क्या लगता है एक रिमोट हमारे मिशन को अधूरा छोड़ सकता है? नहीं, वह एक ऑटो टाइम बम है जो अपने समय पर खुद ब्लास्ट होगा। ये सुन आदित्य आन्या को अपनी गोद में से थोड़ा ऊपर करता है तो देखता है आन्या आंखें बंद की हुई वहीं बेहोश हो चुकी थी। ये देख आन्या को वहीं पर लेटाता है। तभी आदित्य बोलता है, चल तुझे हम एक पिक्चर दिखाते हूँ। सुना है तेरी एक प्यारी बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अपनी हवस के बाद भी अपनी बीवी बच्चों से बेइंतहा प्यार करता है। इतना प्यार कि उन्हें छुपा कर रखा है, वह भी खुद के बाप से भी। ये सुनते ही अनुराग की आंखें बड़ी हो जाती है। ये देखकर बोलता है, तुम्हें कैसे पता? आदित्य वीर को कुछ इशारा करता है तो वीर कीर्ति को वही बगल में लेटाकर अपने हाथ से उसी के सामने लगी एक लैपटॉप में कुछ कनेक्ट करता है तो सामने से एक आदमी हाय करते हुए बोलता है, मैं कब से दर्शन करने के लिए तड़प रहा हूं और तुम लोगों की मुझे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो। अनुराग जब देखता है कि यह उसी का घर है जहां उसने अपनी पत्नी और बच्चे को छुपा रखा है और उसकी पत्नी वहां पर बैठी हुई है और एक आदमी उसके हाथों से चाय नाश्ता कर रहा है, ये देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी आदित्य बोलता है, तुझे पता है वह कौन है? वह असर का लेफ्ट हैंड राका है। नाम तो तूने सुना होगा कि वह कितना का इंसान है। और अगर तूने अपना अपना मुंह खोलने का कोशिश नहीं किया तो वह तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ कुछ भी कर सकता है, और तुम्हारे बच्चों को तड़पा तड़पा कर। उद्धरण। ये सुनते ही अनुराग चिल्लाते हुए, तुझे मेरी फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए था। ये सुन आदित्य उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, फैमिली को तूने पहले लाया है, मैं नहीं। मैं तो बस वापस कर रहा हूं जो तूने देने की कोशिश की है। अब तू अपना मुंह खुलेगा या फिर? तभी अचानक उसे अपनी बीवी की चीख सुनाई देती है, जिसे राका ने बंदूक की नौकरी ले लिया था और उसके बच्चे भी चिल्ला रहे थे। ये देखते ही अनुराग बोलता है, मैं बताता हूं पर उसे कुछ मत करना। ये बोल वह जहां भी बम लगाया रहता है वह सब बता देता है, क्योंकि वह जानता था कि राका कितना निर्दयी है। उसके बताते ही वीर तुरंत शिव को फोन कर सारी टीम को वहां भेजने को बोलता है और सभी अपने काम में लग जाते हैं। वही अनुराग बोलता है, अब तो उसे छोड़ दो। ये सुनते ही आदित्य बोलता है, एएसआर का एक वसूल है, औरत और पर हाथ नहीं उठाता। तेरे बीवी बच्चे तो बेगुनाह है पर तू गुनहगार है। ये बोल उसके माथे पर लगातार गोली चला देता है, जिससे अनुराग वही दम तोड़ देता है। सभी आदित्य अनुराग के मरे हुए आंखों में देखकर बोलता है, तुम जो कोई भी हो आज से तुम मेरा ये चेहरा याद कर लो। जो उल्टी गिनती तुम सभी ने शुरू की है उसको मैं यदि सही दिशा में ना लाया तो मेरा भी नाम आदित्य सिंह राजवंश और एएसआर नहीं। उसके ऐसा कहते ही आंखों के लेंस के बीच से जो कैमरे से एक आदमी जो ये सब कुछ देख और सुन रहा था कंप्यूटर पर हाथ मारता है और वह वहीं पर गिर जाता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, असर अब तक तो मुझे पता नहीं था कि तू कौन है, पर अब मौत का मंजर मैं तुझे दिखाऊंगा। अब पल पल तुझे अगर डर में ना रखा तो मेरा भी नाम डेमन डेमन नहीं। आदित्य अधीरा की तरफ देखता है जो अब तक अशरफ को बुरी मौत अपने हाथों से दे चुका था, पर अब भी जैसे उसका मन नहीं भर रहा था। आदित्य अधीरा की तरफ देखता है जो बहुत बेदर्दी से अशरफ को मौत के घाट उतार चुका था, पर जैसे अभी उसे सुकून नहीं था। अशरफ की ऐसी हालत थी जिसे अगर शायद आन्या और कीर्ति होश में रहती है तो उन्हें एक सदमा लग जाता कि अधीरा ने कैसी मौत दी है।
पर अभी चाकू से वार करते देख मारिया उसके पास जाती है और पीछे से उसके गले लगाते हुए बोलती है, बच्चा वो मर चुका है। हमने अपनी भाभी और अपने पापा का बदला इस इंसान से ले लिया है। ये सुन अधीरा के हाथ रुक जाते हैं। वही आदित्य भी अधीरा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अब तुम अपने माँ की मौत का बदला ले चुके हो। ये बोल वह उसे अपने गले लगा लेता है। मौत के दर्द में हर दिन तड़पा है। अधीरा की आंखें अब जाकर जो अंगारे बरस रही थी अब वह आंसू में बनकर गिरने लगती है। वही मारिया उसे देख अपने सीने से लगा लेती है और अधीरा फूट फूट कर रोने लगता है। उसका रोना ऐसा था कि कोई भी एक पल के लिए देखे तो तड़प जाए। किसी को विश्वास ना हो सके कि एक ऐसा इंसान जिसके नाम से लोग डरते हैं वह ऐसे रो भी सकता है। काफी देर तक रोते रहने के बाद मारिया खुद की नम आंखें पोंछते हुए बोलती है, अभी तुम्हें सब्र से काम लेना है। अभी तो शुरुआत है, अभी उन हर इंसान से बदला लेना है जिन्होंने हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, और तुम ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा। तुम्हारी 3 बहनें हैं, एक प्यारी सी बीवी, एक परिवार है जिसे तुम्हें एक भाई और बेटा बनकर संभालना है। अब धीरे धीरे जाकर अधीरा कुछ नॉर्मल होता है। खुद को संभालते हुए वह उठकर खड़ा होता है। तभी सभी की नजर सौरभ पर जाती है। वही मारिया जाकर उसके गोली लगे हुए जगह पर जोर से पैर से दबाती है तो सौरभ की चीख निकल जाती है। ये देख वह उसे खींचकर उठाते हुए, यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुझे बेहोश होने का नाटक करना है। आदित्य और अधीरा दोनों ही जाकर सौरभ को उठाते हैं। तभी सौरभ बोलता है, अरे कुछ तो रहम कर, मेरे ऊपर चोट लगी है। साले ने पूरा शरीर छिलकर रख दिया है। मुझे तो लगा था मेरा आज ही राम नाम सत्य होने वाला था। ये बोल वह उठता है क्योंकि अधीरा और आदित्य का हाथ उसके बॉडी पर हाथ लगता है जहां बेदर्दी से उसे तड़पाया गया था। तभी मारिया उसके हाथ से सिगरेट को निकलते हुए बोलती है, बहुत मजबूत हड्डी का तू बना है, बिना मेरे तो कभी मरने वाला नहीं है। भूल गया हमारा नारा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और यह सुन सौरभ दर्द से कराहते हुए मुंह बना लेता है और बोलता है, साले कमीने को मैं मार नहीं पाया। ये सुन उसके हथकड़ी को निकाल बोलती है, चल अभी खुद को खड़ा कर ले, उसके बाद भी किसी को मारने की सोचना। अधीरा और आदित्य दोनों ही उसे उठाकर ले जाते हैं क्योंकि सौरभ की स्थिति बेहद बदतर हो चुकी थी। सभी बाहर जाते हैं तभी आदित्य के फोन पर पीयूष का कॉल आता है। ये देख वह कॉल रिसीव कर बोलता है, हाँ बोलो। तभी उधर से जो कहा जाता है उसकी आंखें सख्त हो जाती है। सौरभ को गाड़ी में वीर आगे बैठाता है। तभी अधीरा बोलता है, क्या हुआ। ये सुन आदित्य बोलता है, जानवी गायब है। ये सुनते ही अधीरा की आंखें सख्त हो जाती है। आदित्य वीर को अस्पताल ले चलने को बोलता है और साथ में मारिया को भी। मारिया बिना कुछ कहे आन्या कीर्ति के पास बैठकर वहां से निकल जाती है। वही आदित्य और अधीरा दोनों गाड़ी में बैठ कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। कॉलेज से लगभग सभी लोग जा चुके थे। वहां पर सिर्फ इस समय पीयूष, प्रिया, शिव, शिवी, पृथ्वी, यहां तक कि रोहन भी आया हुआ था। उसे जैसे ही इन सब की खबर मिली वह पहले कॉलेज पहुंचता है। बाकी सभी को घर भेज दिया गया था। वहां पर सभी लगभग 1 घंटे से जानवी को खोजते हुए परेशान से हो जाते हैं। वही रोहन भी दूसरी तरफ से खोजते हुए आता है तो पीयूष पूछता है, क्या हुआ, कुछ पता चला। ये सुन रोहन नामे सिर हिलाता है। ना जाने क्यों रोहन को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी शिव भी आते हुए बोलता है, मैंने हर जगह खोज लिया पर मुझे कहीं नहीं मिली। तभी पृथ्वी जी बोलते हैं, क्या तुमने स्टोर रूम वगैरह चेक किया। ये सुनते ही रोहन हाँ में सिर हिलाता है। तभी वहां पर गाड़ी रुकती है और अधीरा और आदित्य दोनों ही वहां पर आते हैं। अब तक सभी को पता चल चुका था कि सब कुछ ठीक है। वही अधीरा वहां पर आते हुए, क्या हुआ, जानवी कहाँ है। तभी प्रिया बोलती है, भाई जब हमें उन गुंडों ने पकड़ कर ले गया था तभी जानवी वहां नहीं थी। पहले तो हमें लगा कि वह छुपी हुई है पर अब हमें कहीं दिख नहीं रही है। हम उसे कितना आवाज लगा रहे हैं। ये सुनते ही अधीरा परेशान होते हुए चिल्लाने लगता है, जानू जानवी। लेकिन जानवी का कहीं से कोई पता नहीं था। लगभग धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। सभी उसे खोजने लगते हैं। तभी अधीरा बोलता है, यहाँ पर कितने स्टोर रूम है तुम लोगों को पता है। ये सुन प्रिया बोलती है, हाँ इस कॉलेज में 2 स्टोर रूम है। ये सुनते ही अधीरा उस तरफ भागता है। तभी सभी उसके पीछे जाते हैं। रोहन भी उसी के पीछे जाता है। पहले स्टोर में सभी खोजते हैं, उन्हें कहीं नहीं मिलता क्योंकि उस स्टोर में सिर्फ टेबल मेज रखी हुई थी। वहीं दूसरे स्टोर रूम में जाकर वह सभी चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। रोहन बोलता है, हो सकता है कि वह कहीं बाहर चली गई हो और फिर मन में और यहाँ हमें परेशान कर रही हो। इसके अलावा तो उसे कुछ आता नहीं। वह खुद में ही बड़बड़ा रहा था। तभी उसकी नजर घुरती हुई आदित्य की आंखों पर पड़ती है तो वह सकपका जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यह उसका राक्षस भाई उसके मन की बातें को भी अच्छे से समझ जाता है। तभी सभी देखते हैं कि अधीरा हर बॉक्स को खोलकर देख रहा है। ये देख पृथ्वी उसे देखते हुए, अधीरा बेटा ये क्या कर रहे हैं आप, जानवी उसमें थोड़ी ना होगी। ये सुन अधीरा अंदर जाने लगता है। लगभग वहां पर अंधेरा था। तभी अधीरा बोलता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
कोई कुछ बोलता तभी अधीरा सबको इशारे से ना बोलने को बोलता है। अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये बोल वह चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। तभी फिर से बोलता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वह इतना ही बोलता है तभी उसके आगे धीमी धीमी कांपती कहीं आवाज आती है, हाउ आई वंडर वॉट यू आर। सभी के कान खड़े हो जाते हैं। तभी अधीरा उस आवाज की दिशा की तरफ जा रहा था। तभी डरते हुए फिर से आवाज आती है, अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। सभी की नजर एक जगह जाती है। अधीरा उस बॉक्स का ढक्कन खोलता है जहां पर जानवी ने खुद को छुपा रखा था। अधीरा अपना हाथ डालता है तो जानवी उसका हाथ झटक देती है। वह अपने चेहरे को पूरी तरह से गड़ाए बैठी थी। वही प्रिया और शिवी जब जानवी की यह हालत देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है। और आए क्यों ना, एक लड़की जो इतनी मासूमियत से खुद को डर से छुपाने के लिए वह ऐसे छुप कर बैठी थी। वही रोहन भी जब देखता है तो न जाने क्यों उसे भी बुरा लगता है। वही अधीरा फिर से उसे छूता है तो जानवी उसका हाथ झटक देती है। पर तभी अधीरा उसका बाल सहलाने लगता है। उसके ऐसा करते ही जानवी डरी हुई नजरों से ऊपर देखती है तो उसे किसी का चेहरा नहीं दिखता। पर शायद वह एहसास वह पहचानती थी। धीरे धीरे वह उसमें से उठती है तो अधीर उसे खींचकर अपनी गोद में उठा लेता है और वहीं पर बैठ जाता है। जानवी पूरी तरह से कांप रही थी। तभी अधीरा उसे अपने सीने से लगाते हुए, रिलैक्स बच्चा, सब ठीक है। जानवी कांपती हुई आवाज में, वह आया था, वह आया था, वह फिर से मम्मा को ले जाएगा, वह फिर से मम्मा को मार देगा, वो माँ को मार देगा। जानवी किसी 7 साल 8 साल बच्चे के जैसे बात कर रही थी। उसकी यह बातें सुन अधीरा उसके बाल को सहलाते हुए, कोई मम्मा को नहीं ले जाएगा बिट्टू, सब ठीक है, मेरी तरफ देखो। पर जानवी अपने होश में नहीं थी। ये देख आदित्य पीयूष को कुछ इशारा करता है तो पीयूष जाकर पीछे से धीरे से बैठ उसके गर्दन की एक नस दबा देता है, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश और चुप होते ही अधीरा के आंखों से फिर से एक बूंद आंसू लुढ़क जाता है और वह उसे अपने सीने से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर अपने उन अतीत की याद दोनों में खो जाता है। फ्लैशबैक, जब उसकी मां खुद को उन दरिंदों से बचने के लिए अपनी जान दे दी थी। उस समय उनके चले जाने के बाद केडी और अधीरा को, उन दोनों को जानवी का याद आता है तो वह चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगते हैं, पर उन्हें वह कहीं नहीं दिख रही थी। तभी अचानक उनकी नजर दरवाजे के ही सामने स्टोर रूम में एक बड़े से डिब्बे के अंदर जहां हिल रहा था, वह उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें जानवी थी। अधीरा की मॉम प्रीता ने जानवी को उसी के अंदर छुपाते हुए ये बोला था कि बच्चा तुम यहीं में छुप जाओ, मैं अभी आती हूँ। तब जानवी बोली, मुझे डर लग रहा है मम्मा। ये सुन प्रीता ने उसे प्यार से सहलाते हुए बोलती है, बच्चा आपको जब भी कभी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा डर है तो आप ऐसे ही जाकर छुप जाना, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये बोल दिल पर पत्थर रख वह उसके ऊपर ढक्कन लगा देती है और खुद को अधीरा और केडी के पास जाने से रोक नहीं पाती है। आखिर एक पत्नी अपने पति को आंखों के सामने कैसे मरते देखे, एक बच्चे को कैसे घुटते देखे। वही जब उन्हें जानवी वहां दिखती है तो जानवी बहुत ज्यादा डरी सहमी थी। यहां तक कि उस डिब्बे में होल की वजह से जानवी ने अपने आंखों से सब कुछ देखा था। जब अधीरा ने उसे उठाने की कोशिश की तो जानवी सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वह मम्मा को मार देगा। आखिर थी तो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची। तभी अधीरा ने उसे ऐसे ही उसका फेवरेट पोयम जो वह बचपन में उसे सुनाता था, उसे सुनकर उसे एहसास दिलाता है कि वह उसका भाई है। बहुत मुश्किल से उसने जानवी को संभाला था। एक छोटी सी उम्र में ही उसे सदमा लग चुका था। यही वजह था कि अधीर ने खुद को एक खूनी माफिया बनने से नहीं रोका, क्योंकि उसे उस समय सिर्फ यही लगता था कि अगर वह ताकतवर होता तो वह अपनी मॉम और अपनी बहन को बचा सकता था। वह उस इंसान से बदला लेने के लिए उसने पहली चिंगारी अपने दिल में और अपने चेहरे पर कटका घाव बनाया ताकि वह उस इंसान को भूल न सके, जिसने उसके परिवार को भी बिखेर कर रख दिया। आज जब जानवी उसे कहीं नहीं मिली तो उसे पहला ख्याल स्टोर रूम का आया, और हुआ भी था ऐसे। जब जानवी ने सभी लोगों को बंदूक लेकर आते हुई देखती है तो उसे फिर से वह पुरानी पैनिक आने लगी थी। वह इधर उधर भागने लगती है जबकि कोई उसके अगल बगल था भी नहीं। वह खुद को सामने स्टोर रूम के अंदर वही बचपन की तरह छुपा लेती है जैसे उसे उसकी मां ने कहा था, और शायद यही वजह थी कि उन आतंकवादियों की नजर उसे पर पड़ी भी नहीं। इसीलिए अधीरा ने आज वही पुरानी तकनीक अपनाई थी और उसे पता चल गया था कि जानवी ने खुद को छुपाया होगा। रोहन को भी आज जानवी पर थोड़ी तरस आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे जानवी से कोई तकलीफ थी, बस उसे अपने काम में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर पसंद नहीं था। शायद यह आदित्य के परवरिश का नतीजा था कि वह आदित्य के जैसा ही था। भले ही कितना भी मस्ती मजाक करता हो, पर काम के समय सीरियस होने वाला। तभी पृथ्वी जी बोलते हैं, जानवी को लेकर घर पर चलिए। अधीरा जानवी को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, जो अनुराग यानी कि अब्दुल अली के घर पर था, वह इस समय अपने सामने बैठी उसकी पत्नी के सामने अनुराग के सारा काला करतूत दिखा रहा था।
जिससे उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। उसे अब तक अनुराग की मौत का भी पता चल चुका था। उसे पता नहीं था कि अनुराग इतना बड़ा कसाई इंसान है। अनुराग अर्जुन को शुरू से ही आदित्य ने अनुराग की कमजोरी नश पकड़ने के लिए लगाया था। इसीलिए अर्जुन इसी काम में लगा हुआ था और किसी को कुछ किया नहीं था। वह सामने बैठी औरत को देख बोलता है, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, प्यार अपनी जगह होती है, पर यदि इंसान सामने वाला कसाई हो तो उसे भूल जाने में ही बेहतर है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। भले ही एएसआर ने मारा हो, पर था तो वह इतना बड़ा आतंकी। ये सुन सामने बैठी रिद्धि बोलती है, मुझे नहीं पता था कि जो इंसान अपना शुरू से ही लेकर अंत तक हर चीज मुझसे झूठ बोला, वह इंसान मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। जिस इंसान ने अपनी मजहब छुपाए, मुझे हिंदू कहकर मुझसे प्यार किया, शादी की, मेरे बच्चे हुए, हर साल में सिर्फ 1 या 2 बार मिलने के लिए मुझे यहाँ लंदन में मिलने आता था, खुद को ये बताकर कि वह इंडिया में है, वह किसी डिटेक्टिव का काम करता है। अगर मुझे पता होता कि वह एक आतंकवादी होकर मेरे ही भारत जैसे देश को बर्बाद करना चाहता है तो मैं खुद अपनी इन हाथों से उसे मारती। रिद्धि लंदन में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की थी, जो थी तो इंडियन, पर उसके पेरेंट्स लंदन में रहते थे। जब अनुराग यानी कि अब्दुल अली किसी काम की वजह से वहां पर गया था तो उसकी मुलाकात रिद्धि से हुई थी। इस बीच में अनुराग को भी उससे प्यार होता है। अब ये प्यार सच्चा था या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ उसे उसकी चिंता थी। हिंदू से शादी करने की वजह से वह अपने पिता से यह बात छुपाया था। उसे अपने बच्चों से प्यार था, शायद यही वजह थी कि उसने आदित्य को सारे बम ब्लास्ट की जगह बता दिया था। वही रिद्धि को ये लगता था कि एजेंट होने की वजह से उसे समय नहीं मिलता, इसलिए उसने अपना जीवन गुजार दिया। पर जब अर्जुन उसके यहाँ गया और उसे सब कुछ बताया और यहाँ तक कि बंदूक के नोक पर किया ताकि उसकी चीखने की आवाज से अनुराग को सच लगे। आज अनुराग की असलियत जानकर उसे खुद से घिन आ रही थी कि उसने कैसे एक आतंकवादी से प्यार किया। वही अर्जुन उसे देख उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, ऐसे प्यार को भूल जाना ही बेहतर हो जो शुरुआत से लेकर अंत तक झूठ है। अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आदित्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये बोल दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, और हम जब भी यहाँ आएंगे तुमसे मिलने जरूर आएंगे। ये सुन रिद्धि अपनी आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वही अर्जुन उन दोनों बच्चों को, जो कि एक लड़का जो कि 6 साल का था और एक लड़की जो कि मात्र 1 साल की थी, उन दोनों के सर को प्यार से चूमकर वहां से चला जाता है। पर इस बात से अनजान की मात्र 6 साल का ही लड़का, लेकिन उसके हाथों की मुट्ठियां कसी थी क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके पिता अनुराग को असर ने मारा है।